हेलो यूपीएससी वॉरियर्स, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज हम आए नए करंट इशू के साथ आपके सामने और आज का इशू है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अभी रिसेंटली हमने देखा कि इसकी कॉप 17 हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17 हुई है और वो उलान बतार मंगोलिया में हुई है। हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने के लिए मिले, क्या यहाँ की जो मीटिंग है उन्होंने हेल्प किया, क्या बोला, क्या समझा और किस चीज़ के ऊपर यहाँ पर बात हुई, उन्हीं चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कहाँ पर ये मीटिंग हुई है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर रहे हैं कन्वेंशन की कॉप 17 की। दैट इज कन्वेंशन ऑफ पार्टीज 17। इसमें क्या होता है, डिफरेंट जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारी कंट्रीज हैं, वो आती हैं और काम जब एक साथ बैठती हैं, वहाँ पर कुछ डिसीजंस लेती हैं, वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और वहाँ पर चीज़ों को समझा जाता है और ये डिसीजंस लिए जाते हैं कि हमें आगे क्या करना है और उसके बेसिस पर कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कन्वेंशन कॉप 17, ये जो रिसेंटली हमने देखा है और वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, 28 समथिंग तक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 28 अगस्त तक ये चलेगा। तो दिस इज द कन्वेंशन और टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। जब हम बात कर रहे हैं डेजर्टिफिकेशन की, इट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन? जब हम इसका नेम देखते हैं डेजर्टिफिकेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डेजर्ट्स को इंक्रीज करना है या डेजर्ट्स को इंक्रीज करवाना है, या जो भी डेजर्ट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको कॉम्बैट करने के लिए हम कोई कन्वेंशन लेकर आ रहे हैं। इस वर्ड डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि हम डेजर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। जो लैंड हमारी चेंज होती जा रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो खत्म होती जा रही है, वो डिग्रेड होती जा रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो डेजर्टिफिकेशन इज नॉट होली रिलेटेड टू द डेजर्ट्स एरिया, बट इट इज रिलेटेड to the decrease in the productivity level of the agricultural land and other lands as well। तो उसके ऊपर फोकस करना है। रिसेंटली इसी आपकी कन्वेंशन कॉप 17 में ये देखा गया कि आपके 40% ऑफ द लैंड इज गोइंग टू बी डिजर्टेड। सो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हो रहा है कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन के लिए, और ये किस जगह पर हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द प्लेस जहां पर ये कॉप इस बार हेल्ड हुई है, दैट इज उलान बतार। ये कहां पर है उलान बतार? सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन हो जाती है, क्योंकि यूपीएससी इज मोर अबाउट द लोकेशन। तो वो कहां पे है? मंगोलिया, चाइना के थोड़े से ऊपर मंगोलिया में है। ठीक है। नाउ ये कब से कब तक हुई? 17 to 28 अगस्त होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट कि हम मंगोलिया में ही ये कन्वेंशन क्यों कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन यहीं पे उठता है कि व्हाई वी आर डूइंग और कंडक्टिंग दिस कॉप इन मंगोलिया। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इट इज रिलेटेड टू द पास्चर्स लैंड, रेंज लैंड। उस इशू की वजह से हमने कहां पर कॉप की है इस बार? मंगोलिया में, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ जब हम यूएनसीसीडी कॉप 17 की बात करते हैं, इसके साथ हम दो और कॉप्स की बात करते हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज एंड यूएनसीबीडी बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो ये वाली जो एफसीसी है ये क्लाइमेट चेंज पर काम करती है, और ये जो यूएनसीबीडी है इट वर्क्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। हम लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने एक अप्रोच अपनाई है, दैट इज यूएनएफसीसी, सीबीडी एंड यूएनसीसीडी। इन तीनों को हम लोग एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में लेकर चले, बिकॉज दीज ऑल थ्री आर इंटर रिलेटेड एंड कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ सम वे। नाउ जब हम इसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा आज का फोकस है दैट इज कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, तो सबसे पहले इसकी थीम इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज रीस्टोरिंग लैंड, रीस्टोरिंग होप। अगर इस थीम का अगर हम थोड़ा सा फोकस समझें कि हमें क्या करना है, लैंड को सही करना है। अगर हमने लैंड को सही कर दिया तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर अच्छी हो जाएगी। एग्रीकल्चर अगर अच्छी हो गई तो लोग माइग्रेट नहीं करेंगे और उधर ही रहकर अपना क्या करेंगे, जॉब प्रोफाइल करेंगे, वहां पर काम करेंगे। और जब एग्रीकल्चर के बाद माइग्रेशन आया, माइग्रेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि भाई फूड सिक्योरिटी हो रही है। फूड सिक्योरिटी कैसे हो रही है? क्योंकि हमारे पास लैंड जो है वो बहुत अच्छी है, प्रोडक्टिविटी ठीक है। तो अगर हमने लैंड को रीस्टोर कर दिया, मतलब कि हम उस लैंड की प्रोडक्टिविटी को अच्छी करने की बात कर रहे हैं, तो अगर वो है तो उसके बाद हमें एक होप मिलेगी कि हम फूड सिक्योरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये भी होप मिलेगी कि हमारी जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी भी ठीक हो रही है। तो यही हमारी इस बार की थीम है। तो हमारा फोकस इस बार का क्या है? हमारा फोकस इस बार का क्या है? सबसे पहला फोकस है कि जो लैंड ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उसको हमें क्या करना है? रीस्टोर करना है।
क्या करना है, रीस्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो मेन एम है दैट इज रिलेटेड टू द 28 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड 2030 तक हम लोगों को रीस्टोर करनी है। तो ये क्या है, लैंड रीस्टोरेशन। जो लैंड ऑलरेडी खराब है उसको हमें क्या करना है, सही करना है। जो लैंड ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है, डेजर्टेड हो चुकी है, उसको फिर से हमें एग्रीकल्चर वाले एरिया में लेकर आना है। नाउ दूसरा क्या है, डेजर्टिफिकेशन। मैंने अभी बताया डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि दैट यू आर चेंज योर लैंड इज चेंजिंग इनटू डेजर्ट्स, बट इट इज द कि हाँ वो कुछ टाइम बाद ऐसा हो सकता है कि वो एरिया डेजर्ट में चेंज हो जाए। हम लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस लैंड की प्रोडक्टिविटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट वी हैव टू रीस्टोर द लैंड फर्स्ट दैट इज ऑलरेडी डिग्रेडेड, एंड सेकेंडली वी आर फोकसिंग ऑन डेजर्टिफिकेशन दैट द एरिया ऑफ डेजर्ट शुड नॉट बी इंक्रीज, एंड थर्ड ड्रॉट रेजिलियंस। व्हाट इज ड्रॉट रेजिलियंस, वी ऑलवेज थिंग्स दैट कि हम ऐसी क्रॉप्स को उगाएं जो ड्रॉट रेजिलिएंट हो, ऐसी क्रॉप को उगाएं जहां पर पानी की कम जरूरत हो। हम फोकस किस पे कर रहे हैं, मेज पर कर रहे हैं। So we are focusing on those crops which are drought resilient, right? जो जिनको पानी की कम जरूरत है और ड्रॉट आ जाए तो भी वो क्या है, थोड़ा सा काम कर सके। देन वाटर के ऊपर हम इन्हांस कर रहे हैं, ये हमारा फोकस है। देन रेंज लैंड, जहाँ पास्चर्स लैंड, जहाँ पे आपके जो चरवाहे वगैरह होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका पास्चरिंग एरिया होता है जहाँ पे आपके जो एनिमल्स होते हैं वो फीडिंग करते हैं वो। और फूड सिस्टम दैट इज फूड सिक्योरिटी, मतलब कि अगर हमने इस फोकस को पूरा कर लिया, हमने लैंड को रिस्टोर कर लिया, हमने डेजर्टिफिकेशन से काम खत्म कर लिया, ड्रॉट रेजिलियंस क्रॉप्स की तरफ आ गए, तो हम लोग क्या अचीव कर जाएंगे, फूड सिक्योरिटी अचीव कर जाएंगे। नाउ व्हाट इज अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। अभी जो रिसेंटली यूएनसीसीडी की COP17 हुई है उसके अंदर कितनी पार्टीज आई हैं, दैट इज अ क्वेश्चन। दैट इज 197 पार्टीज ने पार्टिसिपेशन किया है, एंड इसने क्या कनेक्ट किया है, दिस यूएनसीसीडी कनेक्टेड व्हाट, दिस कनेक्टेड द लैंड मतलब प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। देन सेकंड इज लाइवलीहुड। अगर लैंड जो है वो प्रोडक्टिव है, लैंड अच्छी है, वहां पर अच्छा काम हो रहा है, वहां पे एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, तो वो क्या करेगी, वहां पे लाइवलीहुड देगी। लाइवलीहुड मतलब कि वहां पे घर होंगे, वहां पे जो फार्मर्स हैं वो अपना सोल्ड आउट कर सकते हैं, वो कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर लाइवलीहुड है तो फूड सिक्योरिटी होगी कि हमारे पास इतना अवेलेबल फूड है कि वो फूड सिक्योरिटी कर सके हम। अगर फूड सिक्योरिटी है, वी हैव वाटर एंड रेजिलियंस। हम उस एरिया में भी, उस एरा में भी सस्टेन कर पाएंगे जब हमारे पास ना ही फूड और वाटर, ठीक है। तो ये है, दिस इज द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट कि हमें क्या करना है, लैंड रिस्टोरेशन एंड डिग्रेडेशन को मैनेज करके, डेजर्टिफिकेशन को मैनेज करके वी आर अचीविंग द फूड सिक्योरिटी एंड द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। नाउ व्हाई इट मैटर्स, क्यों मैटर कर रहा है कि हम क्यों ये यूएनसीसीडी की कॉप में ये कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर लैंड डिग्रेड हो रही है, लैंड खराब हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है, तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो एनवायरनमेंट खराब होगा। एनवायरनमेंट कैसे खराब हो जाएगा भाई, प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है, लैंड खराब हो रही है, तो भाई इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। वी नो दैट फूड सिक्योरिटी कैसे, मैंने आपको बताया कि लैंड अगर खराब होगी तो लाइवलीहुड नहीं होगा, वहां से लोग माइग्रेट कर जाएंगे, और वहां पे प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी कैसे रहेगी, लोग खाने की कैसे मैनेज कर पाएंगे। देन ह्यूमन सिक्योरिटी, माइग्रेशन हो जाएगा। देन लाइवलीहुड सस्टेन, वहां पे लोग ही नहीं रहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी लैंड खराब है, हमें माइग्रेट करके कहीं और जाना है ताकि हमारे पास पैसा जनरेट हो। देन इकोनॉमी, अगर हमारे पास प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल जीडीपी विल बी लो, तो इकोनॉमी में हमें फर्क पड़ेगा। देन एनवायरनमेंट, अगर लैंड खराब हो रही है तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ जाएगी, आपकी जो सॉइल सैलिनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इट विल लीड टू व्हाट, इट विल लीड टू सॉइल इरेडिकेशन और डेजर्टिफिकेशन, जिससे हमें बचाना है। तो अगर हम शुरू में ही चीज़ों को रोक दें तो जो चीज़ होने वाली है उससे हम लोग क्या है, बच सकेंगे ना। जब हम बात करते हैं कि यूएनसीसीडी COP17 न्यूज़ में है क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं जहाँ पे लोग आकर मिलते हैं, एंड वी नो दैट 197 कंट्रीज ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इनटू इट। तो ये 17th COP जो है वो यूएनसीसीडी में जो हुई है, इसको होस्ट कौन कर रहा है, मंगोलिया, एंड उसमें भी उसका हेडक्वार्टर कौन सा, उलान बतर, जहाँ पर ये समिट हो रही है, and it is in 17 to 28 August and under the theme restoring land and restoring hope, जो मैंने आपको बता दिया what it is mean। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका एड्रेसिफिकेशन यही है कि हमें क्या करना है, डेजर्टिफिकेशन को रोकना है, हमें लैंड डिग्रेडेशन से बचना है और ड्रॉट से बचना है। देखिए ड्रॉट बहुत टाइप के होते हैं। ड्रॉट एक होता है आपका एग्रीकल्चरल ड्रॉट जिसपे क्रॉप में प्रॉब्लम होती है, एक होता है मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट जहाँ पे आपकी बारिश कम आती है, ठीक है, जहाँ पे आपको मॉइस्चर कम आता है, बारिश कम आती है। एग्रीकल्चर में क्या है कि क्रॉप में जो है वो मॉइस्चर बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तो इस टाइप की आपकी ड्रॉट है। तो
तो ड्रॉट, लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, तो ये इसका एड्रेस करना है। COP17 फोकस करता है किस पे, लैंड रिस्टोरेशन पे। हमने लैंड जो ऑलरेडी डिग्रेडेड है उसको रिस्टोर कर दिया, ड्रॉट रेजिलियंस क्रॉप्स की तरफ देखा, ड्रॉट रेजिलियंस की तरफ देखा, वाटर रेज लैंड्स दैट इज कॉल्ड पास्चर लैंड्स भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, फूड सिस्टम है, और इन सबको हमने किससे लिंक कर दिया, फूड सिक्योरिटी से। अगर ये सारी चीजें अच्छी होंगी, लैंड रिस्टोर आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है, ड्रॉट रेजिलियंसी होगी, वाटर अच्छा है, पास्चर लैंड जो है वो बैलेंस्ड है, तो आप क्या अचीव कर लोगे, फूड सिक्योरिटी अचीव कर लोगे, ठीक है। वाटर अवेलेबिलिटी, लाइवलीहुड एंड स्टेबिलिटी, आपको कैसे, फूड सिक्योरिटी तो आपका मैनेज हो गया, देन वाटर की अवेलेबिलिटी कैसे, जितनी ज़्यादा आपकी ये खराब होगी, है ना, तो उतना ही ज़्यादा जो इरिगेशन है वो यूज़ होगा। अगर इरिगेशन ज़्यादा हो गया तो हमारा किसके ऊपर बर्डन है, वाटर के ऊपर, ठीक है। तो मॉनसून अगर सही चलता रहा, अगर हम लोगों ने बैलेंस करा, क्लाइमेट चेंज को हम लोगों ने रोका, तो यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, देन लाइवलीहुड सस्टेन हो जाएंगे, एंड देन हमारी यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। नाउ अगर हम बात करें लैंड डिग्रेडेशन की, तो एक चेन रिएक्शन हम देख सकते हैं, एक चीज हम माइजरी देख सकते हैं कि सबसे पहले एक लैंड थी, ठीक है, दिस लैंड वॉज प्रोडक्टिव, एंड यहाँ पर समथिंग कुछ बिलियन टन्स, जैसे 2 टन जो है वो यहाँ पर क्रॉप हो रही थी, एग्रीकल्चरल क्रॉप थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो लैंड है वो क्या हो जाती है, आपकी खराब हो जाती है, अनप्रोडक्टिव हो जाती है। जब ये लैंड अनप्रोडक्टिव हो गई तो वहां का जो फार्मर है जो अभी तक क्रॉप उगा रहा था, क्या वो उस जगह पर रहेगा, नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा, या तो उस एरिया में माइग्रेट करेगा जहां पर उसकी दूसरी लैंड पड़ी हुई है, या उस एरिया में माइग्रेट करेगा जहां पर अर्बन एरियाज हैं। इसी वजह से दिस इज द वन रीजन जहां पे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, मतलब कि रूरल में एग्रीकल्चर एग्जिस्ट करता है, तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं, अर्बन एरिया में, इन द सर्च ऑफ जॉब्स, क्योंकि उनकी लैंड खराब हो गई है, ठीक है, और इतना उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है इन द सीजनल नेचर, तो वो लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए, और अर्बन एरियाज में स्लम्स का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ से वो माइग्रेट करे, वहां हो गए, तो यहाँ पर क्या खत्म हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया लाइवलीहुड, यहाँ पर क्या खत्म हो गया, लाइवलीहुड खत्म हो गया। तो सबसे पहले हमारी कैसी लैंड थी, अनसस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड। हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या किया, लैंड का गलत यूज किया, अनसस्टेनेबल तरीके से, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज कर लिए हम लोगों ने, बहुत ज्यादा हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स यूज कर लिए, बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स यूज कर लिए, इतना ज्यादा चीजें यूज कर ली जो अनसस्टेनेबल थी, और उसकी वजह से हमारी जो लैंड है वो कैसी हो गई, अनप्रोडक्टिव हो गई। अब अनप्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड की वजह से क्या हुआ, वेजिटेशन लॉस हुआ, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, तो वहां पे क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर वो सब तो प्रोड्यूस होंगे ही नहीं। उसके बाद क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी तो ऑलरेडी कम है, फूड एंड वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ जाएगी, फूड सिक्योरिटी जो है वो कम होने लग जाएगी, क्योंकि हमें पता है जो एरिया पहले प्रोडक्टिव था वो अनप्रोडक्टिव है, तो वहां पर जितनी क्रॉप प्रोड्यूस होती थी वो तो रिड्यूस हो गई, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम है, वाटर स्ट्रेस एंड फूड स्ट्रेस की। देन लाइवलीहुड लॉस हो गया, जैसे कि मैंने बताया कि वहां से जो फार्मर है वो वहां से निकल जाएगा, और अब वो लैंड से कुछ निकल ही नहीं रहा, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तो अब उसकी जो लाइफ है वो कैसे चलेगी। देन माइग्रेशन, अब वो कहाँ पर मूव कर जाएगा, अर्बन एरिया में मूव कर जाएगा, एंड इससे क्या होगा, अर्बन एरियाज में इंक्रीज होगा किस चीज का, स्लम्स का। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पर यही देखी कि लैंड डिग्रेडेशन की वजह से क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, क्या, फूड एंड वाटर स्ट्रेस प्रॉब्लम, सॉइल सैलिनेशन का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें। सेकंड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे कि प्रोडक्शन कम हो गया, हमारी इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर था वो भी कम हो जाएगा। देन फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम कैसे कि भाई लाइवलीहुड नहीं है, वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो उस एरिया का जो क्रॉप है वो तो खराब हो गया, अब उसको हम यूज नहीं कर सकते, वहां पे तो क्रॉप उगेगा ही नहीं, तो उतना जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो तो हमारे जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं होगा। तो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना। जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की, तो हम यहां से शुरू करते हैं 1994 से। एक्चुअली क्या हुआ था, हमने 1994 में एक यूनाइटेड नेशंस की जो फ्रेमवर्क्स हैं 3 अडॉप्ट किए थे। एक्चुअली एक मीटिंग होती है 1992 में, एंड दैट वाज रियो द जानेरो मीटिंग, है ना, ये होती है आपके ब्राजील में। ये कहाँ पे हो रही है, ब्राजील में। जब ये मीटिंग ब्राजील में हो रही होती है तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, हमें एनवायरनमेंट को सही करने की ज़रूरत है, भले वो डेजर्ट के नेचर में हो, क्लाइमेट चेंज के नेचर में हो, बायोडाइवर्सिटी के नेचर में हो, हमें इन तीनों चीज़ों को क्या है कॉम्प्रिहेंसिवली कंट्रोल करना होगा और सही करना होगा। तो 1992 में जो है हम लोगों ने मीटिंग की। अब ये डिसाइड किया कि हम 1994 में जो है वो 3 फ्रेमवर्क्स लेकर आएंगे, है ना। तो हम लेकर आए UNFCCC,
क्लाइमेट चेंज के लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये 3 हम लेकर आए, जिसमें आपका जो सीसी है दैट इज क्लाइमेट चेंज, दिस सीबीडी इज बायोडाइवर्सिटी, biological diversity, and this is desertification. This is biological diversity. ठीक है, ये है, तो ये हुआ था, ये देखो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। 1994 में, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि 1994 में हम लोगों ने अडॉप्ट की, उससे पहले हमारी रियो में मीटिंग होती है एंड वहां पर ही हमारा एजेंडा 21 जो है वो रिलीज हुआ था। हर देश को जो है वो एजेंडा 21 बनाना था अपना अपना। 1994 में हमने अडॉप्ट किया और एंटर कर गए हम 1996 में, मतलब 1996 में ये शुरुआत हो जाती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरियाट है, वो कहाँ पे है? बॉन, जर्मनी में है। इसके अंदर कितनी पार्टीज हैं जो इस बार भी पार्टिसिपेट की हैं? 197 पार्टीज हैं। अगर मैं बात करूँ तो यूएनसीसीडी इज रिलेटेड टू डेजर्टिफिकेशन, जिसमें हमने बोला कि डेजर्ट नहीं बनाना है हमें, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है इसलिए हम बात कर रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, डिग्रेड हो रही है हमारी लैंड, ठीक है। एंड थर्ड इज ड्रॉट रेजिलियंस, ड्रॉट से भी हमें क्या करना है? मुक्ति पानी है, इसलिए ये काम करती है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि कुछ टर्म्स को समझना है जो हमारे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉट की। ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट का मतलब ये है कि कुछ इतना बड़ा टाइम पीरियड, ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग टाइम पीरियड, जहाँ पे हमें ये देखना है कि आपकी जो बारिश है वो एक तो कम हुई है। इसमें एग्रीकल्चरल ड्रॉट अगर है तो वहाँ पर मॉइस्चर इन द क्रॉप कैसा है, मीटरोलॉजिकल ड्रॉट है तो वो वहाँ पर पानी बारिश नहीं आई है, आपका हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है तो वहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये आपके ड्रॉट होते हैं, इनकी वजह से जब आपकी क्रॉप खराब हो जाती है दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉट, है ना। तो उसको हम क्या, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ लो प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे बारिश कम हुई है या मॉइस्चर कम है और वो पीरियड बहुत लंबा है जिसकी वजह से कोई क्रॉप खराब हो गई है, ये खराब हो सकती है और उसकी वजह से सॉइल में जो है वो आपकी नमी खत्म हो गई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रॉट कहते हैं। इससे क्या होता है? वाटर की अवेलेबिलिटी में दिक्कत आने लगती है, रिडक्शन होने लगता है, शॉर्टेजेस आने लगते हैं। और अगर वाटर की शॉर्टेजेस है तो ऑब्वियसली कोई क्रॉप जो है जिसमें वाटर ना हो वो तो फेल हो जाएगी, और क्रॉप फेल हो गई तो लाइव स्टॉक के लॉसेज हो जाएंगे, क्योंकि वो जो एनिमल्स होते हैं वो वहां पे ही चरवाते हैं, उनको चरहा होते हैं वो, ठीक है, उनको चरवाते हैं वहाँ पे चरवाहा, तो वो सारी चीज़ें, पास्चर लैंड खराब हो जाएगी। उसके बाद फूड इनसिक्योरिटी ही है, ऑब्वियसली वहाँ पे ड्रॉट पड़ा है, वो लैंड खराब हो चुकी है, उस पर पानी की कमी है, वहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो वहाँ का जो लैंड का एरिया जो पहले प्रोडक्शन करता था वो खत्म हो गया। एंड देन अगर कोई भी फार्मर है जिसकी भी वो लैंड है जहाँ पर ये सब हो रहा है, वो यहाँ से कहीं और माइग्रेट कर जाएगा। सेकेंड हम समझते हैं व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? जो आपकी लैंड है ना उसकी जो फिजिकल कंडीशंस है कि वो कैसी है, कितनी उसके अंदर सैलिनिटी है, कितना पीएच है, कितना उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो सारी चीजें जो है वो खत्म होने लग जाए, तो आपकी जो फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल है वो डिटेरिएट होने लग जाए, खराब होने लग जाए, ठीक है। और वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो केमिकल, जैसे कि हम लोगों ने पेस्टिसाइड यूज कर लिए, हमने इंसेक्टिसाइड्स यूज कर लिए, कुछ ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर लिए, जिसकी वजह से उस लैंड की जो फिजिकल कंडीशन है वो क्या हो गई है? डिटेरिएट हो गई है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंड डिग्रेडेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसमें बात करी, सबसे ज्यादा तो हम लोग बोलते हैं इसमें सॉइल सैलिनाइजेशन, है ना, सलाइन हो गई आपकी सॉइल, वेजिटेशन लॉस हो गया है और सॉइल इरोजन, है ना। तो ये क्या हो जाता है? लैंड डिग्रेडेशन, और उसकी वजह से जो सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस वगैरह, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है? लैंड डिग्रेडेशन, रिडक्शन इन दी फिजिकल क्वालिटी ऑफ दी लैंड, क्वालिटी ऑफ द लैंड। नाउ डेजर्टिफिकेशन, व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन? डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम डेजर्ट्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, यहाँ पे एक डेजर्ट था, यहाँ पे एक डेजर्ट है, अब ये एक्सपैंड हो रहा है, उसी को हम डेजर्टिफिकेशन कह रहे हैं। नहीं, इट इज नॉट डेजर्टिफिकेशन, है ना। इसका मतलब ये है कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब कि लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है, फिजिकल कंडीशन है, वो खराब हो रही है। किन एरियाज में खराब हो रही है? जो ऑलरेडी एरिड है, जो ऑलरेडी मरुस्थली है, जो सेमी एरिड है, जो ड्राई सब ह्यूमिड है, जहां पर ऑलरेडी बारिश कम हो रही है, उन एरियाज में आपकी जो फिजिकल कंडीशन है सॉइल की वो खराब हो रही है, तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? डेजर्टिफिकेशन। उस एरिया को हम क्यों कहेंगे कि वो सैंड डेजर्टिफाई हो रही है। नाउ इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया आ जाता है वो क्लाइमेट वेरिएशन का आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी रेन नहीं हो रही है, मानसून सही से काम नहीं कर रहा है, एल लालिनो का इफेक्ट है, तो उस वजह से जो है वो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। सेकंड क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल आपकी एग्रीकल्चर अनसस्टेनेबल है एंड देन ओवर ग्रेजिंग हो गई, ठीक है, कि जो आपके पास्चर्स की लैंड है
है वो ओवरग्रेज हो गई, उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सब खत्म हो गए, वहाँ क्रॉप जो है वो उग नहीं सकती, प्रोडक्शन नहीं हो सकता वो। देन डिफॉरेस्टेशन, हम लोगों ने जो है वो पेड़ की कटाई करी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एंथ्रोपोजेनिक व्यूज़ हैं, वो दिक्कत है, पुअर इरीगेशन एंड सॉइल इरोजन। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम लोगों ने क्या देखा कि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड डेजर्टिफिकेशन। जब हम लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज की बात करते हैं तो उसमें सॉइल इरोजन आता है कि आपका सॉइल इरोड हो रहा है, जिसमें आपके कौन कौन से 3 टाइप के आते हैं। एक तो रिल इरोजन आता है, एक गली इरोजन आता है, एक शीट इरोजन आता है। ये 3 टाइप के इरोजन्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये डिग्रेड हो रही है। सेकंड आपका जो है सैलिनाइजेशन ऑफ द लैंड हो गया है, या न्यूट्रिएंट्स जो है वो उस लैंड में से खराब हो गए हैं, या वेजिटेशन लॉस हो चुका है, या सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस कम हो चुका है। दीज आर द कॉजेज फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट द डेजर्टिफिकेशन देयर आर अदर कॉजेज। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो क्लाइमेट वेरिएशन, यहाँ पे नेचुरल चीजें ज्यादा काम करती हैं, यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक चीजें ज्यादा काम करेंगी डिग्रेडेशन में। तो हमें दोनों एक साथ अप्रोच लेकर चलनी है। यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक चीजों को रोकना है, मतलब कि ह्यूमन से रिलेटेड चीजों को रोकना है जो गलत कर रहे हैं ह्यूमंस, एंड यहाँ पर हमें नेचर से रिलेटेड चीजों से लड़ना है। ठीक है, नेचर में क्या है कि भाई आपका मॉनसून अच्छा नहीं आ रहा, क्लाइमेट वेरिएशंस है, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं है, बहुत ज्यादा आपने फर्टिलाइजर्स यूज किए हैं, पेस्टिसाइड्स यूज किए हैं, देन आपने बहुत ज्यादा ग्रेजिंग करवा दी है अपने पास्चर्स से, अपने एनिमल से, तो वो दिक्कत है। देन डिफॉरेस्टेशन की दिक्कत है ना, आपने क्या कर दिया, कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज कर दिया है। पुअर इरीगेशन सिस्टम है, सॉइल इरोजन है। पुअर इरीगेशन आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, वेस्ट इंडिया में ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। देन सॉइल इरोजन है। तो ये सारी कंडीशन, जैसे बुंदेलखंड में आपको ये है सबसे बड़ा चीज, और इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया है, केन बेतवा लिंक बनाया है। ठीक है, वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं ना। हम बात करते हैं कि क्यों मंगोलिया, दिस वाज द न्यूज कि क्यों मंगोलिया जो है वहां पर हमने उसको होस्ट बनाया फॉर UNCCD 17। मंगोलिया क्या है कि एक्चुअली इस बार क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने, दिस ईयर इज नोन एज द पास्चर्स और रेंजलैंड्स ईयर, है ना, बाय यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड द ईयर एज रेंजलैंड्स and pastures land year, international year of this, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पास्चरलैंड। तो यूएन ने ये डिक्लेयर किया, और हमें पता है कि जो मंगोलिया है वो ज्यादा से ज्यादा किससे एसोसिएटेड है, रेंजलैंड से और पेस्टोरल लाइवलीहुड से। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रासलैंड होने की वजह से, और पेस्टोरल इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पर आप एनिमल्स और जो आपके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनकी जो इकोनॉमी होती है, जो आपके डोमेस्टिकेशन से चल रही होती है, पास्चर लैंड जिसको हम बोलते हैं, तो उस इकोनॉमी को हम पेस्टोरल इकोनॉमी बोलते हैं। तो मंगोलिया में सबसे ज्यादा क्या है, आपकी ग्रासलैंड है, पेस्टोरल इकोनॉमी है। इसी वजह से यहाँ पर डिस्कशन ये हो रहा था कि आपकी जो ग्रेजिंग है वो सस्टेनेबल है या नहीं है, क्योंकि भाई आपकी पेस्टोरल इकोनॉमी ऑब्वियसली जो आपके एनिमल्स होंगे वो क्या करेंगे, उस चीज को ग्रेजिंग करेंगे, और अगर आपकी ग्रेजिंग हो रही है पास्चर लैंड पर तो वो सस्टेनेबल है या नहीं है, वही क्वेश्चन उठ रहा था। एंड देन लैंड रिस्टोरेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। तो इसी वजह से मंगोलिया को जो है वो चूज किया है। द रीजन वॉज दिस ओनली। मंगोलिया क्यों चूज किया हम लोगों ने, इसीलिए चूज किया कि यूनाइटेड नेशन से ये कनेक्टेड है। यूनाइटेड नेशन में दिस ईयर इज नोन एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पास्चर लैंड एंड रेंजलैंड, एंड मंगोलिया को हमने इसलिए कनेक्ट कर दिया क्योंकि भाई वहां पे क्या हो रहा है, कनेक्शन ऑफ पेस्टोरल इकोनॉमी। वहां पे ये क्वेश्चन उठ रहा है, क्या आप ओवर ग्रेजिंग से चीजों को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, या सस्टेनेबल ग्रेजिंग आपको करनी पड़ेगी। नाउ COP17 कोइंसाइड्स विद यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिज्म 2026। तो रेंजलैंड जो है, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो वो मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस और लाइवलीहुड ऑफ द अराउंड 500 मिलियन जो है वो रेंजलैंड्स का है। मतलब रेंजलैंड कितना कंट्रीब्यूट कर रही है आपके यहाँ पर, एक तो 500 मिलियन पीपल को आपको क्या दे रही है, लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रही है, और दूसरा आपके 2026 की अगर मैं बात करूं तो हाफ ऑफ द अर्थ की लैंड क्या है, रेंजलैंड है। ठीक है, इसी वजह से मंगोलिया को हमने क्या चूज किया एज अ COP17 हेडक्वार्टर उलान बतार, क्योंकि वो कनेक्टेड है यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पास्चर्स लैंड से। एंड इज देयर इज आल्सो अ क्वेश्चन, इज ओवरग्रेजिंग, अनसस्टेनेबल ओवरग्रेजिंग can reduce the land degradation or not? Obviously it will increase the land degradation and desertification, so we have to balance out it. ठीक है, तो ये इसी वजह से हमने बोला लैंड रिस्टोरेशन, राइट। नाउ पेस्टोरलिज्म, अगर मैं पेस्टोरलिज्म की बात कर भी रही हूँ पास्चर्स लैंड पे,
तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो डिग्रेडेशन कर रहा है। अगर हम यहाँ पर सस्टेनेबल तरीके से पास्चर लैंड काम करें, सस्टेनेबल तरीके से पेस्टोरलिज्म इकोनॉमी चलाएं, तो हो सकता है कि आपका लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन क्या हो, रुक जाए। इसी वजह से मंगोलिया को चूज किया गया है कि लैंड डिग्रेडेशन और जो आपका डेजर्टिफिकेशन हो रहा है पेस्टोरल इकोनॉमी में, उसको कैसे रोका जाए, वहां पे अनसस्टेनेबल ना होकर सस्टेनेबल तरीका यूज किया जाए ना। हम लोगों ने यूएनसीसीडी जो इस बार का कॉप देखा है, उसमें ये हाईलाइट हुआ है कि कितनी आपकी लैंड डिग्रेडेशन हुई है, और 40% ऑफ द वर्ल्ड लैंड जो है वो लैंड डिग्रेडेड अफेक्शन है ना। इसके कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी वजह से होगा क्या, अगर आपकी जो लैंड है 40% ऑफ द वर्ल्ड लैंड आर अंडरगोइंग इनटू द डिग्रेडेशन, तो इसकी वजह से होगा क्या। सबसे पहले तो फूड प्रोडक्शन, मैंने आपको बोला जितनी लैंड थी, फॉर एग्जांपल 40% आपकी जो लैंड है वो डेजर्टिफिकेशन या डिग्रेडेशन में चली गई, तो जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा था, उस 40% लैंड पे उसका क्या होगा, वहां पे जो लैंड थी वो जो उपजा रही थी, अब उस लैंड के ऊपर कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर उतने लैंड जितने लोगों को खाना खिला रही थी, अब वो नहीं खिला पाएगी, तो उतना क्या है, फूड प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आने लग जाएगी और फूड सिक्योरिटी के लिए कंसर्न से इकट्ठे हो जाएंगे। वाटर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, इरिगेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। देन लाइवलीहुड, अब वहां पे कोई भी रह नहीं सकेगा क्योंकि लैंड ऑलरेडी अनप्रोडक्टिव है, वहां पे क्यों रहेगा वो इंसान, वो तो अपनी लैंड छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो लैंड डिग्रेडेशन से आएंगी ना। लैंड डिग्रेडेशन द चेंजिंग रिएक्शन, चेन रिएक्शन, वही मैंने बताया, अनसस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड, इसकी वजह से हमने वेजिटेशन लॉस कर दिया, हमने सही से लैंड को यूज नहीं किया, वेजिटेशन लॉस हो गया, फार्मिंग प्रोडक्टिविटी कम हो गई, वाटर एंड फूड स्ट्रेस एंड माइग्रेशन एंड लाइवलीहुड हो गया, जो मैंने आपको चेन रिएक्शन ऑलरेडी बता दिया है। नाउ अगर मैं बात करूं लैंड डिग्रेडेशन की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी, it is related to the environment, it is related to the food security। क्योंकि आपको पता है एक प्रोडक्टिव लैंड अनप्रोडक्टिव लैंड में जा चुकी है, और ये जो प्रोडक्शन से अनप्रोडक्टिविटी में गई है, इसकी वजह से जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं वाटर की अवेलेबिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और इसकी वजह से लाइवलीहुड के प्रॉब्लम भी होगी और माइग्रेशन भी होगा। तो हमें कहाँ सॉल्व करना है चीजों को, हमें यहाँ कि जो अनप्रोडक्टिविटी हो रही है उसे हमें सस्टेनेबल तरीके से रीस्टोर करना है, तो वही हमारा एम है। नाउ COP17 के क्या फोकस है, सबसे पहले हम देख रहे हैं ड्रॉट रेजिलियंस। ड्रॉट रेजिलियंस जो है वो सेंट्रल पॉइंट जो है वो इस बार COP17 का रखा गया है, और हमारा बस यही है कि हमें कहाँ की तरफ मूव करना है, जो हम लोग लेकर चल रहे थे एक पार्टिसिपेटेड अप्रोच नहीं लेकर चल रहे थे, हमें उसी की तरफ मूव करना है। हम रिएक्शन अप्रोच लेकर चल रहे थे, अब हमें प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर चलना होगा। हमें क्या करना होगा, हमें प्रिपेयर्डनेस करनी होगी, हमें चीजें होने से पहले उनकी प्रिपरेशन करनी होगी। देन हमें अडेप्टेशन करना होगा जल्दी से जल्दी न्यू टेक्नोलॉजीज का, इसके साथ चीजों को रेजिलियंट बनाना होगा उन टाइम पे भी जब चीजें अवेलेबल नहीं है। नाउ COP16 वो कहाँ पे हुई थी, रियाद में हुई थी। तो जब 2024 में रियाद में COP16 होती है, तो उसने बोला था कि हमें ड्रॉट रेजिलियंस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। इस बार जो है लैंड डिग्रेडेशन उन सब चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने ये बोला था कि हमें इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, हमें सस्टेनेबल सोल्यूशंस की ज़रूरत है, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। अगर हम लोगों ने कुछ मेजर्स लेने हैं, कुछ सोल्यूशंस लेने हैं कि क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं जिससे हम अपने आप को ड्रॉट रेजिलियंस कर सकें, तो वो क्या सोल्यूशंस होंगे। सबसे पहला सोल्यूशन होगा कि हमें इरिगेशन सिस्टम और माइक्रो इरिगेशन को सही करना होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरिगेशन एंड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम क्या होते हैं, जो छोटे छोटे इरिगेशन, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, है ना। तो ड्रिप से जो रिश्ता रिश्ता पानी जाता है उसको हम लोग ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन जहाँ से पूरे फुहारे जो टाइप का इरिगेशन होता है उसको हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं। तो ये माइक्रो इरिगेशन है और इरिगेशन। तो हमें क्या करना होगा, एफिशिएंट इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन। इसी में हम लोगों ने क्या बात की थी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कि एक ड्रॉप से हमारी क्रॉप ज्यादा हो, हर खेत को पानी। ये हमारी क्या है, कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, इसी के लिए लाए। दूसरा है हमारा ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप। ऐसी क्रॉप्स हमें उगानी है जहां पे हमारी ड्रॉट की प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल आपका है बाजरा, मेज,
ऐसी क्रॉप्स हमें उगानी है। दूसरी तीसरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, जितना भी मानसून का पानी आ रहा है उसे हमें क्या करना है, स्टोर करके रखना है, और जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसको यूज़ कर सकें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चौथा कि आपका जो ड्रॉट है वो पड़ने वाला है, उससे पहले ही हमें पता चल जाए कि हम प्रिकॉशंस एंड प्रिपेयरनेस कर सकें, उसी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि भाई जो ऑलरेडी लैंड डिग्रेड और वेजिटेशन खत्म हो चुका है उसको हमें रीस्टोर करने की जरूरत है। वी हैव टू रीस्टोर। सपोज इंडिया की अगर हम बात करें, मोर देन 25 मिलियन ऑफ लैंड वी आर एमिंग कि हम लोग क्या कर सकें, 2030 तक रीस्टोर कर सकें। तो हमें क्या फोकस किया हुआ है, रीस्टोरेशन ऑफ द लैंड का। देन बेटर वाटर एलोकेशन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। लाइक राजस्थान में आपके टंकाज होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो वाटरशेड मैनेजमेंट है। तमिलनाडु का सबसे अच्छा एग्जांपल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वहां पे हर घर के अंदर जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप देखने के लिए मिलेंगी। कुंड होते हैं आपके राजस्थान में, है ना, तो ये क्या है, ये आपके वाटरशेड मैनेजमेंट का हिस्सा है, जहाँ पे आपका पानी आ रहा है मानसून का, वो स्टोर हो रहा है, जब भी हमें जरूरत पड़ रही है हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, और उसी जगह पर एलोकेट कर रहे हैं पानी को जहां जरूरत है। नाउ देखो ये क्या है, ड्रॉट स्ट्रेस एरिया है, यहाँ पर आपको पानी की कमी मिल रही है, यहाँ पे कोई क्रॉप भी नहीं है, इन्वायरमेंट भी, इकोसिस्टम भी खराब है, पानी भी नहीं है, क्रॉप भी नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। फार्मर क्या कर जाएगा, माइग्रेट कहां पर, अर्बन एरियाज में। यहाँ पर क्या होगा, कॉम्पैक्शन, मतलब कि वहां पे लाइवलीहुड बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, स्लम्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, राइट वो जो लैंड वो अनप्रोडक्टिव हो चुकी है, तो अनप्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और जब अनप्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी और लाइवलीहुड की प्रॉब्लम आ जाएगी। यही समझाना है बस, यही इंपॉर्टेंट है। नाउ रीस्टोरेशन, अगर हमने रीस्टोर कर दिया किसको, ऑलरेडी डिग्रेडेड लैंड को, ऑलरेडी डिग्रेडेड लैंड को अगर हमने स्टोर कर दिया, रीस्टोर कर दिया, तो हमारी जो सॉइल है, जो सैलिनेशन हो रही है, जिसमें सॉइल में प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। इसके साथ साथ आपका जो लाइवलीहुड है वो भी रेजिलिएंट हो जाएगा ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने दिख रही है वो है फाइनेंस की। पैसा कहां से आएगा, क्योंकि आपको पता है डेवलपिंग नेशंस हैव नॉट दैट मच मनी, ठीक है। हम लोगों ने कितना अप्रोक्सीमेटली पिछली बार रखा था कि 12 बिलियन डॉलर जो है उससे काम हो जाएगा, बट ये देखा गया है इस बार कि 12 बिलियन डॉलर से आपकी लैंड रिस्टोरेशन नहीं हो पाएगी, हमें मोर देन 12 बिलियन डॉलर चाहिए लैंड को रीस्टोर करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में कि हमारी जो डेवलपिंग नेशंस हैं दे हैव नॉट सो मच मनी, तो कौन फाइनेंस करेगा, डेवलप नेशंस फाइनेंस करेंगे। नाउ लैंड रिस्टोरेशन और ड्रॉट रेजिलियंस को क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स चाहिए सर, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर, तीनों लेवल पर हमें काम चाहिए। तो हमें ये सारी चीजें चाहिए तभी काम हो पाएगा। तो हम लोगों ने पहले सोचा कि भाई 12 बिलियन डॉलर से ही काम हो जाएगा, बट अब नहीं हो पा रहा है, हमें इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। तो हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया पिछली बार से रियाद से और अब मंगोलिया में और उलान बतार में, हमने क्या बोला, अब हमें मोर देन 12 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। फाइनेंस होना इतना डिफिकल्ट क्यों है, वाई फाइनेंस इज सो डिफिकल्ट? सबसे पहला तो कॉज यही आ जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इतना फाइनेंस नहीं दे सकती, बिकॉज दे आर डेवलपिंग, दे आर इमर्जिंग, राइट, दे आर डूइंग फॉर देयर ओन बेटरमेंट। वो अभी डेवलप्ड होने की राह में है, डेवलपिंग है ना, उनके पास इतना फाइनेंस है नहीं, वो इंडस्ट्रीज में लगाएं, अपने खुद के लोगों में लगाएं, कि आपके इस फाइनेंस में लगाएं, लैंड रिस्टोरेशन में लगाएं। एंड देयर शुड बी अ मैकेनिज्म ऑफ सीबीडीआर। व्हाट इज सीबीडीआर? कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जो डेवलप्ड नेशन है वो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, दे हैव डेवलप्ड इंडस्ट्रीज, दे हैव डेवलप्ड एरियाज, तो उनको फोकस करना चाहिए ऑन द फाइनेंस। दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड दे शुड गिव द फाइनेंस टू द डेवलपिंग नेशंस टू रिस्टोर द लैंड, ठीक है, उनको आगे आना चाहिए। देन सेकेंडली हाई एडेप्टेशन। सपोज करिए आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आप चीज़ों को कैसे अडेप्ट करेंगे, यू हैव टू अडेप्ट द टेक्नोलॉजीज। देन रीस्टोरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आप लैंड को रीस्टोर कर रहे हो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम डेवलपिंग नेशन या दूसरी भी चीज़ों की बात करें तो बहुत ज़्यादा आपका जो है वो रीस्टोरेशन कॉस्ट आ रही है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे, टेक्नोलॉजिकल यूज़ से, टेक्नोलॉजी हमें अच्छी यूज़ करनी पड़ेगी। देन
हमने कुछ एरियाज देखे जो बेकार हैं, वनरेबल हैं, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों की, जहाँ पे ज़्यादा आपका लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन हो चुका है, तो वहाँ पर ना इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बहुत बेकार है। वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे चीज़ें पॉलिटाइजेशन हो रहा है, पॉलिटिसाइजेशन है, तो उन रीजंस पे हम लोगों को क्या करना है, फोकस करना है। देन हमें पता है कि इंटरनेशनल फाइनेंस में हमें दिक्कत हो रही है। इंटरनेशनल फाइनेंस में क्यों दिक्कत हो रही है? डेवलप्ड नेशंस आर नॉट वांट और दे आर नॉट विलिंग टू गिव द फाइनेंस टू द डेवलपिंग नेशंस। दिक्कत ये है ना। तो ये एंड कॉम्पीटिंग डेवलपमेंट प्रायोरिटीज कि हम करें तो करें क्या क्या, हम डेजर्ट को बचाएं, हम क्लाइमेट चेंज से लड़ें, या हम बायोडाइवर्सिटी को बचाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ रही है। तो हमारा फोकस, हमारा सोल्यूशन क्या है कि हम लोगों ने प्लेज तो ले लिया है कि हम लोगों को क्या करना है, रीस्टोरेशन करना है। वी हैव टू रीस्टोर द लैंड्स। देन 2 प्रोजेक्ट्स, हमने प्लेज ली थी, हमें रिस्टोर करना है लैंड को। अब हम प्रोजेक्ट्स पे आ गए हैं, वी आर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को मेजर करेंगे कि भाई कितनी लैंड जो है वो हमें रिस्टोर करनी है और वो सारी चीज़ें। एंड देन जो हमारा रिजल्ट होगा दैट विल बी द लाइवलीहुड सस्टेनेबिलिटी, है ना, लाइवलीहुड सस्टेनेबिलिटी। तो हम कर किस चीज़ के लिए रहे हैं, लाइवलीहुड सस्टेनेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, इसके साथ इकोसिस्टम के लिए कर रहे हैं एंड फूड सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं। नाउ लैंड डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज का दे हैव द इंटर रिलेशनल अप्रोच, दैट मीन्स दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। कैसे? हमें पता है कि जब क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज में क्या क्या हो रहा है, बहुत सारी हीट वेव्स आ रही हैं, पता नहीं कब बारिश हो रही है कब नहीं हो रही है, ड्रॉट पड़ रहा है ना, और वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, हमें नहीं पता नेचुरल फायर्स हैं वो, तो हमें नहीं पता। दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज की हीट वेव्स का इंक्रीज होना उन एरियाज में जहां पर आज तक हीट वेव्स नहीं आई है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बारिश का इंक्रीज हो रहा है, और कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी ड्रॉट हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, जो क्रॉप को जिस टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, और वो जो प्रोडक्टिविटी है वो लो हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लो प्रोडक्टिविटी लैंड डिग्रेडेशन। तो इट इज रिलेटेड टू दिस कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आपकी जो हीट वेव्स हैं वो जनरेट हुई, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रेन वेरिएबिलिटी आई, ठीक है, ड्रॉट आ रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। इसकी वजह से आपका जो वेजिटेशन है उसका लॉस हो गया, और सॉइल हेल्थ जो है वो डिटेरिएट हो गई, खराब हो गई, और इसकी वजह से जो कार्बन स्टोरेज है वो भी कम हो गया, और इकोसिस्टम रेजिलियंस भी कम हो गया। तो ये सारी दिक्कत क्यों आ रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। और यहां से हमें पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज इज रियली रिलेटेड टू द लैंड डिग्रेडेशन। सो लैंड डिग्रेडेशन और लैंड स्टोर करने को, लैंड रीस्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को सही करना पड़ेगा, राइट क्या करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को सही करना पड़ेगा। मतलब कि हमारा जो कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, वी हैव टू फोकस नाउ हियर। अगर हम इधर फोकस कर रहे हैं तो हमारी कौन सी यूनाइटेड नेशन का कॉर्पोरेट कन्वेंशन आ रहा है, यूएनएफसीसीसी। इसका मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई कि नहीं हो गई। अब अगर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स द कॉज ऑफ द डिटेरिएशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू द land degradation. So these all three are interrelated to each other. That's why there is a loop कि भाई UNFCCC भी होनी चाहिए, UNCBD भी एक important convention है, और CCD भी important convention है। इसलिए हम इन तीनों को क्या है एक साथ लेकर चलते हैं, बिकॉज दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ लैंड रिस्टोर अगर हम करते हैं जो ऑलरेडी खराब है, डिग्रेडेड है, उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे कि हमारी सॉइल हेल्थ तो इंप्रूव होगी ही होगी, सॉइल सैलिनाइजेशन कम होगा ही होगा, सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी ही होगी, इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सॉइल की अच्छी होगी। हमें पता है कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सॉइल की अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्रॉप विल बी डैमेज्ड। बायोडाइवर्सिटी जो है इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी, लाइवलीहुड मेंटेनेंस होगा, भाई फार्मर को पता है कि वहां पे क्रॉप अच्छी हो रही है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है, बाय ही विल माइग्रेट, तो वो लाइवलीहुड अच्छी होगी। क्लाइमेट शॉक से हम बच सकेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है तो ड्रॉट से हम बच पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ना। अब हम आते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड बायोडाइवर्सिटी पे। हमने पिछले स्लाइड में देखा कि लैंड डिग्रेडेशन का कॉज वाज द
climate change. तो UNFCCC is related to the United Nations Convention to combat desertification. Now how UNCCD is related to UNCBD? ये देखते हैं। लैंड डिग्रेडेशन से क्या होता है भाई, लैंड खराब हो गई आपकी, उसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर रहने वाले जो लोग होंगे, हैबिटाट होगा, वहां पे जितने एनिमल्स वगैरह होंगे उनका हैबिटाट होगा, घर वगैरह वो सब खराब हो चुका है, क्योंकि वो कैसे उस घर सस्टेन कर पाएंगे ना। उसकी वजह से क्या होगा, वेजिटेशन कवर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी तो कम हो गई है, क्रॉप भी कम हो गई है, आपका जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी डिग्रेड हो चुका है, वो भी कम हो गया है। तो वेजिटेशन का मतलब तो यहाँ पर फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट भी क्या है, कम हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, वहां का सॉइल इकोसिस्टम खराब हो रहा है, आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज जो है वो कम हो रही हैं। तो जब इकोसिस्टम से इतना ज्यादा रिलेटेड है तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई लैंड थी और यहाँ पर लैंड डिग्रेड हो गई है ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज या नेचुरल क्लाइमेटिक एक्टिविटीज, तो उसकी वजह से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। और इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, UNCCD को रोकना पड़ेगा, क्योंकि कॉज ऑफ UNCBD इज रिलेटेड टू UNCCD। और UNCCD को अगर हमें रिस्टोर करना है लैंड को, तो वी हैव टू कनेक्ट इट विद UNFCCC कि क्लाइमेट चेंज को रोक दो। तो हमें फोकस कहाँ करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज पे, तभी ये बच पाएगा और तभी ये बच पाएगा। नाउ सो ये है एंड दिस इज ना, हमें इन तीनों को अकेला नहीं देखना है, इसी वजह से एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर चलनी है और तीनों को एक साथ लेकर चलना है। तो इंटीग्रेटेड एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें, क्योंकि रिस्टोरेशन भी करना है लैंड का, हमें बायोडाइवर्सिटी को भी रोकना है, क्लाइमेट रेजिलियंस भी रहना है, क्लाइमेट चेंज से भी बचना है, वाटर मैनेजमेंट भी करना है, और एक ही जगह पर ये सारी चीज़ें करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की लेती हूँ, इंडिया में क्लाइमेट चेंज हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी डेजर्टिफिकेशन एंड डिग्रेडेशन होगा, आपकी जो ड्रॉट है वो पड़ेगा, और ड्रॉट पड़ गया तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा और इकोसिस्टम लॉस होगा। तो इंडिया में इसका कॉज क्या है, क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज को रोक दो। तो क्लाइमेट चेंज पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, राइट। नाउ माइग्रेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, मैंने आपको क्या बताया, एक लैंड है, राइट, इस लैंड पर प्रोडक्टिविटी हो रही थी 2 टन की, अब 0 की हो रही है। यहाँ का जो फार्मर है जो इसको होल्ड करता था इस लैंड को, क्या वो माइग्रेट नहीं करेगा, वो उस जगह नहीं जाएगा जहां पर उसको जॉब्स मिल रही हैं, या वो उस जगह नहीं जाएगा जहां पे उसको पैसा मिल रहा है, वो जाएगा, वो माइग्रेट करेगा। तो लैंड क्या हो रही है, वो लेस प्रोडक्टिव हो रही है ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक यूज एंड योर यूज। नाउ हाउसहोल्ड्स क्या करेंगे, क्रॉप लॉस को एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, क्रॉप नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी खत्म हो चुकी है उनकी। इसके बाद क्या हुआ, लाइव स्टॉक्स डिक्लाइन हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं है, अब उसको पास्चर लैंड को कौन पास्चर करवाएगा भाई, एनिमल्स अगर हमारे पास हैं तो वो ऑलरेडी लैंड खराब है, किसके ऊपर हम कराएंगे, उनको चरवाएंगे, तो वो खत्म हो गए। यहाँ पे जब लाइवलीहुड खत्म हो गया, ये लाइव स्टॉक्स खत्म हो गए, तो आपकी इनकम जो है वो पूरी डाउन होगी, क्योंकि एक फार्मर किससे इनकम कमाता है, या तो वो फार्मिंग से कमाता है या लाइव स्टॉक से कमाता है, दोनों ही चले गए, तो फार्मर की इनकम जो है वो कम हो गई। वो क्या कर जाएगा, वो माइग्रेट कर जाएगा, माइग्रेशन कर जाएगा। तो लैंड स्ट्रेस हुआ ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल मींस, लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी हुई, वो भाग गया वहां से, क्रॉप एंड प्रोडक्टिविटी हुई, माइग्रेशन कर गया, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिप्लेसमेंट भी हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम फिनोमेना देखेंगे, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज हैपनिंग। सेकेंडली डिस्प्लेसमेंट, क्लाइमेट शॉक्स होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, क्लाइमेट शॉक, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से चीजें हो रही हैं। अब इसकी वजह से किसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, अर्बन एरियाज पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर किस पे, सिटीज पे और सर्विसेज पे इंक्रीज हो रहा है। देन हमें ये भी पता है जब वो अर्बन एरियाज में जाएगा तो वहां पर जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो कॉम्पिटिशन वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। सो कॉम्पिटिशन विल इंक्रीज ऑन द स्कार्स वाटर, जो बचा हुआ लिमिटेड वाटर है, पास्चर लैंड है और प्रोडक्टिव लैंड है, उसके ऊपर क्या है, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाएगा। सो ही और शी इज माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में जाके स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं ओवर द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो एक चीज का इम्पैक्ट कितना सारा पड़ रहा है। नाउ हमें क्या करने की जरूरत है, अब सबसे पहले तो लैंड टेन्योर को सिक्योर करने की जरूरत है और लोकल गवर्नेंस को इंक्लूड करने की जरूरत है अपने पॉलिटिक्स में। नाउ UN17 ने जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन रखा है वो यही है कि हमें लैंड डिग्रेडेशन के सोशल डायमेंशंस पर फोकस करने की जरूरत है। हमें लाइवलीहुड और
माइग्रेशन एंड लैंड टेन्योर को इंक्लूड करना चाहिए। कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है एक लैंड डिग्रेडेशन से, ठीक है, कितना सारा हमारे सोसाइटी पे प्रॉब्लम हो रहा है। इसी वजह से जो यूएनसीसीडी के मेंबर्स हैं, COP17 है, उसमें ये फोकस किया गया मंगोलिया में कि हमें सोशल डायमेंशंस को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। वी शुड इंक्लूड द सोशल डायमेंशंस विद इकोनॉमिक डायमेंशंस, लाइवलीहुड डायमेंशन, फूड सिक्योरिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। इसी के ऊपर वो बोल रहे हैं कि हमें इसे क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। नाउ व्हाट इज द से ऑफ इंडिया एंड व्हाट इंडिया इज एमिंग फॉर, राइट? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन में इंडिया को पता है आपको, इंडिया एक मॉनसून ओरिएंटेड इकोनॉमी है। इंडिया के अंदर रेन फेड क्रॉप्स भी होती हैं, ड्राई फेड क्रॉप्स भी हैं, राइट? तो इंडिया जो है वहां पर आपको ड्रॉट भी देखने के लिए मिलेंगे, भले वो एग्रीकल्चर ड्रॉट हो, हाइड्रोलॉजिकल मीटेरोलॉजिकल ड्रॉट हो, आपको ड्रॉट देखने के लिए मिलेंगे इन द एरियाज मोरली इन वेस्टर्न इंडिया। देन सॉइल इरोजन बहुत है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो सॉइल इरोजन भी हमारे यहाँ पे, स्लोपिंग बहुत अच्छी है, इस वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। देन डेजर्टिफिकेशन ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक प्रॉब्लम्स, ड्यू टू द मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, हमारी जो लैंड है वो किसमें चेंज हो रही है, डेजर्ट, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। देन ग्राउंड वाटर स्ट्रेस, हमें पता है कि इंडिया में प्रॉब्लम ग्राउंड वाटर की भी है, कितनी ज्यादा ग्राउंड वाटर जो है वो क्या हो रहा है, अनरिचार्ज हो रहा है ना? तो अनरिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर, राइट? देन salinity ऑफ द सॉइल, सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल, ये सारी चीज क्या है, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन जो हमें इंडिया में दिखती है। नाउ लैंड रिस्टोरेशन करना है, मतलब कि हमारी लैंड इतनी ज्यादा डिग्रेड हो चुकी है इन सारी चीजों से, अब हमें क्या करना है, लैंड को रिस्टोर करना है। इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि हमें इसको क्या देखना पड़ेगा, एग्रीकल्चर, वाटर सिक्योरिटी, लाइवलीहुड एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन। नाउ इतना सब होने की वजह से इंडिया में हमें किसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, अब हमें एग्रीकल्चर को इंटीग्रेट करना होगा इनटू द इकोनॉमी एंड कंजर्वेशन इश्यूज, देन वाटर सिक्योरिटी को मेंटेन करने की जरूरत है, देन क्लाइमेट अडेप्टेशन की जरूरत है, एंड देन रूरल लाइवलीहुड की भी जरूरत है, जहां पे हमें इस रूरल लाइवलीहुड को मेंटेन करना है, क्योंकि हमें पता है कि रूरल लाइवलीहुड आपका लैंड डिग्रेडेशन की वजह से खराब हो रहा है। नाउ व्हाट आर द इंडियन प्रोग्राम्स और अप्रोचेस जो इंडिया ने लैंड को रिस्टोर करने में अपनाई है। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने इंडियन इनिशिएटिव लिया है, दैट इज डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस। ये एक ऐसी एटलस है जिसके अंदर हम लोगों ने रिमोट सेंसिंग की है, मतलब विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट हम लोगों ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि कितनी लैंड हमारी क्या है, खराब है, डिग्रेड हो चुकी है, जिसको हमें रीस्टोर करना है। क्योंकि अगर कोई भी चीज सही करनी है उसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड इट, और कैसे हमें उसको असेस करना है कि कितना परसेंटेज ऑफ लैंड जो है वो हमारा इंडिया में ऑलरेडी खराब है। तो इसको असेस करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, रिमोट सेंसिंग यूज़ करी है, सैटेलाइट्स यूज़ की है। इसके बाद हम लोगों ने लैंड डिग्रेडेशन जो हो रही है उसको मॉनिटर भी किया है कि कितनी स्पीड से हो रही है, कितने एरिया में हो रही है, ठीक है, और डेजर्टिफिकेशन। ना दूसरा हमारा जो मिशन है दैट इज नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये जो है वो NAPCC 2009 का मिशन चालू 2014 में हुआ था, 9 के अंदर आता है ना। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज जो इंडिया ने अडॉप्ट किया था 2009 में, जिसमें 2014 में हमने नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया स्टार्ट किया, और इसमें हमारा फोकस बस एक ही चीज पर है, क्लाइमेट चेंज पर, जिसको हमें कॉम्बैट करना है। सबसे पहले तो हमें जो इकोसिस्टम खराब हो चुका है उसको क्या करना है, रीस्टोर करना है, फिर से सही करना है और रेजिलियंस बनाना है। इसके साथ साथ जो कार्बन रिलेटेड आउटकम्स है उसके ऊपर भी फोकस करना है। नाउ थर्ड इज वाटरशेड डेवलपमेंट। व्हाट इज वाटरशेड डेवलपमेंट? वी हैव टू कंजर्व द वाटर, राइट? तो हमें क्या करना होगा, सॉइल को कंजर्व करना होगा, सॉइल की सैलिनिटी को इंप्रूव करना होगा, वहां पर जो फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी जगह हमें मैन्योर्स लेकर आना चाहिए। एक सबसे अच्छा हम तरीका अपना सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का। हाँ, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरी नहीं अपनानी चाहिए, बट हाफ ऑफ द स्टेट जो जहाँ पर की जा सकती है, जहाँ पर आपकी फर्टिलिटी अभी ठीक है, जहाँ पर फर्टिलाइजर्स का इतना यूज नहीं है, वी हैव टू गो टू द सस्टेनेबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, राइट? जो हमारे मैन्योर्स हैं, ठीक है, उनका यूज करो, सारी चीजों का, तो वो सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा रादर देन यूजिंग द फर्टिलाइजर्स। देन ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वी आर यूजिंग द बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स, है ना। तो इन सारी चीजों से हमारा क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर अनरिचार्ज हो रहा है, तो उससे हमें समरसेबल्स, इनको हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा, है ना। तो वो दिक्कत है मेनली इन सिटीज, यू कैन सी इजीली कि भाई समर्स जो हैं वो बन रही हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है। देन रेन वाटर मैनेजमेंट, आपको पता है रेन शेड
मैनेजमेंट, ये आपका तमिलनाडु सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें मेंटेन करनी होगी। फॉर एग्जांपल राजस्थान में बहुत अच्छे कुंड वगैरह होते हैं, इसी टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमें एक्सप्लोर करनी होगी। जिस तरीके से आज हम सोलर पैनल्स पर थोड़ा सा भरोसा इंक्रीज करा रहे हैं, लोगों के अंदर थोड़ी सी एजुकेशन और उनको थोड़ा सा बता रहे हैं कि हाँ सोलर पैनल से ये होता है, और आज बहुत सारे लोग जो हैं वो सोलर पैनल्स की तरफ जा रहे हैं, रिन्यूएबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो हमें इसको भी उस चीज़ के अंदर इंक्लूड करने की जरूरत है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। जिस तरीके से हम सोलर पैनल्स को इंक्रीज करें, उसके साथ आप एक और मेजर यूज कर लीजिए, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्योंकि अगर आपने अभी वो चीज चलाई हुई है, आपको फिर इसके लिए वही काम करना पड़ेगा, तो इसको भी आपको उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। नाउ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना। नाउ व्हाट इज सॉइल हेल्थ कार्ड, है ना। सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, ये आपके फार्मर्स के होते हैं कि ये जो कार्ड होते हैं इनके ऊपर अवेलेबल होती है आपकी इन्फॉर्मेशन कि आपकी सॉइल को कितनी क्या ज़रूरत है, कि कितने फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, कितना फर्टिलाइजर ये यूज़ कर रही है, कितने मैन्योर्स की ज़रूरत है, क्या इसको नहीं ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें कि कितना आपका नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, यूरिया है, क्या क्या चाहिए, तो वो इस कार्ड के अंदर मैंशन होता है जो फार्मर के पास होता है। तो इसमें इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होगा। आपका जो फार्मर होता है वहाँ पे जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, फिर वो जो सॉइल होती है उसका असेसमेंट लेते हैं और उसके बाद मेंशन करते हैं उस कार्ड पे कि आपकी सॉइल में इतनी दिक्कत है, ये है, ये है, ये है। उसके बाद फिर वो जो फार्मर है उसी के अकॉर्डिंग अपनी सॉइल को इंप्रूव करता है। दैट इज रिलेटेड टू द सॉइल हेल्थ कार्ड। देन इट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इट इज रिलेटेड टू द इरीगेशन फैसिलिटीज। यहाँ पर कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के ऊपर फोकस कर रही है गवर्नमेंट। यहाँ पर हम इरिगेशन सर्विसेज दे रहे हैं, जिन भी एरिया में ड्रॉट प्रॉब्लम है उनको हम लोग इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इट इज फोकसिंग ऑन इरिगेशन एक्सेसिबिलिटी एंड एफिशिएंट वाटर यूज, की सही तरीके से हम वाटर का यूज करें। इसके साथ मोर क्रॉप, पर ड्रॉप, एक और है आपका हर खेत को पानी। इसके साथ साथ आपके माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स, जिसमें आपका आ जाता है ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो वो सारी क्या है, वो आपकी कृषि सिंचाई योजना है। ठीक है, तो इंडिया का जो लैंड रिस्टोरेशन एजेंडा है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के गोल्स को वाटर मैनेजमेंट के साथ जोड़ रहा है। इसके साथ साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ जोड़ रहा है कि वहाँ पर हमें ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो ज़्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड ना हो, और सस्टेनेबल तरीके से हम उन मैन्योर्स का यूज़ कर पाएँ। एंड देन इकोसिस्टम को रिस्टोरेशन, अगर हमारा वाटर मैनेजमेंट हो जाएगा थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ऑल दैट, और सस्टेनेबल इरिगेशन ऑल दैट, एंड देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो जाएगा, उसके बाद इट विल लीड टू इकोसिस्टम रिकंस्ट्रक्शन एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी लिंकेजेस। इसके बाद आपका रूरल लाइवलीहुड तो अपने आप ही मैनेज हो पाएगा। तो अगर हम पूरी चीजें देखें तो हमें लास्ट में किस चीज की तरफ आना है, फूड सिक्योरिटी एंड रूरल लाइवलीहुड। इसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इकोसिस्टम को रिस्टोर करना पड़ेगा, और उसको बचाने के लिए हमें एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल करना पड़ेगा, और उसको बचाने के लिए हमारे पास चाहिए वाटर मैनेजमेंट। तो अगर हम एंथ्रोपोजेनिक चीजें जो इससे हमारी लैंड खराब हो रही है उसको कंट्रोल कर लें तो हमारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी कहीं ना कहीं। नाउ अगर मैं बात करूं इंडिया का जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट है वो क्या कहता है, बताया था मैंने, मोर देन 25 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड इंडिया जो है वो 2030 तक कंट्रोल करना चाहती है, उसको रीस्टोर करना चाहती है। तो इंडिया ने ये कमिटमेंट ही दिया हुआ है कि हम लोग 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को क्या कर देंगे, रीस्टोर कर देंगे 2030 तक। ये इसके कमिटमेंट्स एंड गोल्स हैं इंडिया के, और इसको हमें करना है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी ये एक ऑब्जेक्टिव है ताकि हम लैंड रिसोर्सेस की क्वालिटी को, लैंड रिसोर्सेज की क्वालिटी को और उसके अमाउंट को क्या कर सके, रीस्टोर कर सके। अगर ये रीस्टोर हो गया, लैंड डिग्रेडेशन सही हो गया, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी भी ठीक हो जाएगी। इट विल लिंक टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो ये है, तो दिस इज लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। व्हाट इज रिफर्स टू न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी क्यों हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑलरेडी ये लैंड जो है वो अनप्रोडक्टिव है, इसको हमें क्या लेकर जाना है, प्रोडक्टिव की तरफ लेकर जाना है। दैट मीन्स हमको इसको जो ऑलरेडी खराब हुई है उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करना है। उस बैलेंस आउट की कंडीशन को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, न्यूट्रलिटी, है ना, न्यूट्रल करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डिग्रेडेशन अवॉइड करना होगा। इसके बाद अगर हमने इसको अवॉइड किया, इसको कम कर दिया, ठीक है, डिग्रेडेशन को, इसके बाद हमारा जो डिग्रेडेशन है वो अपने आप ही कम हो जाएगा और उसके बाद वो रीस्टोर हो जाएगी लैंड। ठीक है, नाउ क्या क्या स्टेप्स हम डिग्रेडेशन
रेस्टोरेशन एंड आउटकम में कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि यहाँ की जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। कैसे हुई है, सबसे पहला रीजन सॉइल इरोजन हो गया है। सॉइल इरोजन कैसे हो गया है, बिकॉज ऑफ द स्लोप्स, है ना। हम लोगों ने सस्टेनेबल यूज नहीं किया चीजों का। यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, टेरेस फार्मिंग कर सकते थे, कॉन्टोर प्लोइंग कर सकते थे, रिल्स इरोजन है, शीट इरोजन है, गली इरोजन है, वो सारे इरोजन हो रहे हैं। इसकी वजह से लैंड खराब हो रही है, वहां की सॉइल भी जो है वो पानी के साथ चली जाती है। दूसरी चीज क्या है, वेजिटेशन लॉस, वेजिटेशन लॉस हो रहा है। तीसरी चीज हमारी जो सॉइल है उसके अंदर क्या है, सैलिनिटी, एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसके साथ साथ आपकी सैलिनिटी भी इंक्रीज हो रही है। इसमें हमें जिप्सम एंड लाइम का यूज करना चाहिए ताकि हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाए, बैलेंस आउट हो जाए, राइट। न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो रहे हैं, वी हैव टू यूज द पल्सेस हियर फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। और हमें इस तरीके का रोटेशन मैकेनिज्म यूज करना चाहिए फार्मर्स को कि आपकी जो सॉइल है वो क्या रहे, थोड़ी सी मेंटेन्ड रहे। नाउ व्हाट इज रीस्टोरेशन, हमने ये जो लैंड खराब की है इन सारे चक्करों की वजह से, अब इसको हमें क्या करना है, सही करना है। सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉइल का कंजर्वेशन करेंगे, सॉइल को बचाएंगे। कैसे बचाएंगे, अगर हम सही तरीके के सॉइल इरोजन मेथड्स को यूज करें। क्या करें, आप टेरेस फार्मिंग करिए, आप कॉन्टोर प्लोइंग करिए, ठीक है, ये करिए, सॉइल कंजर्व होगी, राइट। आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, मैन्योर्स का यूज करिए, इससे आपकी सॉइल कंजर्व होगी। लाइम जिप्सम का यूज करिए, बैलेंस आउट टू ऑफ योर सॉइल। देन रीवेजिटेशन, जो आपने वेजिटेशन खराब किया है जहां से, वहां पर जो भी वेजिटेशन लॉस हुआ है वहां पे प्लांट्स लगाइए। रीफॉरेस्टेशन करिए, रीफॉरेस्टेशन, अगर डिफॉरेस्टेशन नहीं रोक सकते तो रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, तो रिफॉरेस्टेशन करिए, फिर से पेड़ उगवाइए। देन वाटरशेड एक्सटेंशन, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो दैट इज रेन वाटरशेड एक्शंस लीजिए। देन सस्टेनेबल लैंड यूज, उस लैंड का सही मायने में सही तरीके से यूज करिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस सबसे होगा क्या, इट विल गिव टू द गोल दैट कि हमारी जो लैंड की कंडीशन है वो इंप्रूव होगी, अच्छी हो जाएगी और लाइवलीहुड सस्टेन हो जाएगा। तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी डज नॉट मीन कि कोई भी लैंड जहां पे भी है वो डिग्रेड नहीं हो रही है, वो डिग्रेड हो रही है, बट हमारी जो लैंड अनप्रोडक्टिव हुई है उसको हमें क्या करना है, रीस्टोर करना है। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूट्रलिटी कह रहे हैं। और हमारा मिशन बस यही है कि 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को हम 2030 तक सही कर सकें, रीस्टोर कर सकें। That is the aim. Now, what are the major challenges जो हम लोगों ने COP17 से पहले देखे। सबसे पहला तो था हमारा फाइनेंस गैप। जैसे कि मैंने बताया कि जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं दे आर नॉट एबल टू फाइनेंस द रीस्टोरेशन ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। इस वजह से हम लोगों ने क्या कहा कि हमें ज़्यादा फंड चाहिए। मैंने क्या बताया, $12 बिलियन ऑलरेडी बोला था कि हम आपको पैसा दे देंगे, ये हमें कम पड़ रहा है, हमें ज़्यादा चाहिए। और डेवलप नेशंस को प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को आगे आना चाहिए, ये दिक्कत है। पब्लिक फाइनेंस अवेलेबल है बट प्राइवेट नहीं, तो प्राइवेट में हमें फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा डेवलप में फोकस करना चाहिए, है ना। पब्लिक फाइनेंस भी देखना चाहिए ना। इम्प्लीमेंटेशन गैप, आप कह तो रहे हो, आप प्रोजेक्ट्स लगवा तो रहे हो, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं एट द ग्राउंड लेवल, एट द ग्रास रूट लेवल? नहीं भाई, हमारे जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरे मीट आउट नहीं कर रहे हैं। हमने कह दिया कि 26 मिलियन हेक्टेयर हम लोगों को रिस्टोर करने, क्या वो हो रही है? वी डोंट नो अबाउट दैट, सो वी हैव टू सी द, तो हमें लोकल प्रोजेक्ट्स को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, ये हमारा कमिटमेंट है। इंस्टीट्यूशंस हैं, मेजरेबल आउटकम्स है, ये सारी चीज़ें ना। क्लाइमेट प्रेशर भी है हमारे पास, हमें पता है कि हर जगह ड्रॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारे रीस्टोरेशन गेन्स जो हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम रीस्टोर कर रहे थे, फिर से आपका जो है वो रेन आ गई जो उस टाइम पर नहीं आ रही चाहिए थी, आपकी क्रॉप जो है वो पूरी खराब हो गई, आपकी लैंड भी पूरी जो है वो अनप्रोडक्टिव हो गई, तो वो हमारा एक सबसे बड़ा प्रेशर है। देन आपका अनसस्टेनेबल यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, सॉरी, कि पुअर इरिगेशन सिस्टम, आपके यहाँ पर जो इरिगेशन सिस्टम है वो इरिगेशन सिस्टम है, दे आर नॉट यूजिंग माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स, ये दिक्कत है। देन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, आपकी ग्राउंड वाटर अनरिचार्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको रिचार्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए हमें कुछ इनिशिएटिव्स भी लेने की ज़रूरत है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर।
ठीक है, यहाँ पे जो टैक्स होते हैं उन्हें लगाना चाहिए ताकि हर कोई जो है वो उसको नहीं ओपन कर सके समर्स को और बोरवेल्स को। देन इरोजन के बहुत ज़्यादा इरोजन हो रहा है तो टेरेस फार्मिंग है, कॉन्टोर प्लोइंग है, इन सब के मेजर्स को यूज़ करना चाहिए। देन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इम्बैलेंस जो है वो हम जिप्सम से, लाइम से, अच्छी ऑर्गेनिक फार्मिंग से, इन सब से यूज़ कर सकते हैं। जीवामृत होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं हम, राइट। देन पेस्टोलिज्म एंड रेज लैंड्स, हमें पता है कि जो पास्चर लैंड होती है उसके ऊपर अगर हम पास्चर ज़्यादा हो जाए तो वो लैंड जो है वो खराब हो जाती है, हमें उसको भी क्या करना है, रीस्टोर करना है। तो पॉलिसीज़ जो है वो हमें क्या करनी होंगी, इस तरीके की बनानी होंगी कि जो लाइव स्टॉक लाइवलीहुड है वो सस्टेन्ड ग्रेजिंग के साथ रहे, मतलब कि जो लाइवलीहुड है वो ग्रेजिंग भी करे लेकिन सस्टेन्ड तरीके से, जिस भी एरिया में वो ग्रेज कर रहा है वो मिनिमम ही करे, मैक्सिमम ना करे और ना ही उस लैंड को ज़्यादा खराब करे। इससे क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम कंजर्व होगा। देन लैंड टेन्योर की बात करते हैं कि भाई हमको क्या करना है, लैंड राइट्स को भी स्ट्रेंथन करना है, इंसेंटिव्स देने हैं और उसको भी रीस्टोर करना है। तो देखो ये क्या था, ये ड्रॉट स्ट्रेस एरिया था जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी एंड क्रॉप लॉस था, हमने उसको क्या चेंज कर दिया, एक रीस्टोरेशन एरिया में, रीस्टोरेशन ऑफ द लैंड जिसमें सॉइल हेल्दी है, रेजिलियंट लाइवलीहुड है। नाउ अब इंडिया के लिए COP17 मैटर कर क्यों रही है, इंडिया के लिए COP17 मैटर कर क्यों रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो हमारा जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वो इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने बोला कि $20 बिलियन जो है वो ठीक नहीं है, हमारे पास एक तो क्या आएगा, इंटरनेशनल फाइनेंस आएगा। दूसरी चीज उन कंट्रीज के लिए जहां पर ड्रॉट वनरेबिलिटी है, जिनको जरूरत है, और डेवलपिंग नेशंस के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फाइनेंस। दूसरी चीज क्या है, अगर ये कॉप में जो बोला जा रहा है वो ठीक होता है तो हमारे देश में क्या आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, और टेक्नोलॉजी आएगी तो हम अडेप्ट जल्दी कर पाएंगे। देन रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट्स का यूज, ड्रॉट मॉनिटरिंग, देन वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। साउथ साउथ कॉपरेशन, ऑब्वियसली हमें पता है कि हम लोग डेवलपिंग नेशंस की बात कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशंस में हम लोग बात कर रहे हैं साउथ साउथ नेशंस की, तो साउथ साउथ कॉपरेशन होगा क्योंकि डेवलप नेशंस विल फाइनेंस अस, राइट। देन वाटरशेड मैनेजमेंट में भी हमें एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा बिकॉज हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रिस्टोरेशन और जियोस्पैटियल मॉनिटरिंग थ्रू सैटेलाइट्स, कि लैंड कितनी जो है वो हमारी डिग्रेड हो चुकी है उसको ही हम क्या कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं। नाउ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, माइक्रो इरिगेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, सॉइल कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, इसके लिए भी हमारे यहाँ पे ये जो कॉप है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे, कि एग्रीकल्चर को हमें क्या करना है, सही तरीके से यूज़ करना है उस लैंड को, तो एग्रीकल्चर कैसी रहेगी, सस्टेन्ड हो जाएगी। इसके बाद माइक्रो इरीगेशन सिस्टम है, माइक्रो इरीगेशन सिस्टम में हम लोग बात कर रहे हैं ड्रिप इरीगेशन की, स्प्रिंकलर इरीगेशन की, एंड देन वी आर डूइंग फॉर सॉइल कंजर्वेशन एंड इट विल लीड टू द क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स। इंडिया की अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर हम ग्लोबल यूनाइटेड नेशंस के इस डेजर्टिफिकेशन के साथ और उनके कमिटमेंट के साथ काम करते हैं तो हमारी सॉइल, हमारा वाटर, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, रूरल लाइवलीहुड सब सस्टेन्ड हो जाएगा। वी हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, इट विल सस्टेन टू अदर थिंग्स। नाउ लास्ट में ये है कि भाई ये हम रिस्टोर कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे होप है कि हम लोग क्या करेंगे, उस डेजर्टिफिकेशन एंड डिग्रेडेड लैंड को सही करने वाले हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो लैंड है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रेजिलियंट हो जाएगा, इसके साथ सस्टेनेबल हो रहा है, तो इससे डेजर्टिफिकेशन रुक जा रहा है और हमारी जो हेल्दी लैंड है उससे प्रोडक्टिविटी सपोर्ट हो रही है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में वेराइटी आ रही है और वाटर सिक्योरिटी और बायोडाइवर्सिटी तो एनहांस हो ही रही है। इसके साथ क्लाइमेट रेजिलियंस और ह्यूमन सिक्योरिटी भी मेंटेन हो रही है। नो इंडिया के लिए अगर मैं बात करूं, रेलिवेंटनेस लेंस यही है कि हम लोग इंटरनेशनल कमिटमेंट के साथ क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। वी शुड कनेक्ट विद दी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ताकि हमारा जो लैंड रिस्टोरेशन है, वाटर शेड मैनेजमेंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये सारी चीज़ें जो है वो सही हो जाए। ओके, सो आज के लिए इतना ही कि हमें लैंड डिग्रेडेशन की तरफ थोड़ा सा फोकस करना है और लैंड डिग्रेडेशन के लिए उससे पहले हमें फोकस करना है ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के लिए हम UNFCCC, डिग्रेडेशन के लिए UNCCD एंड फॉर द बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन वी हैव UNCBD। वी हैव टू अडॉप्ट द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ऑफ ऑल दीज 3 फ्रेमवर्क्स, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे और उसको अचीव कर पाएंगे जो हमारे गोल चल रहे हैं, एम चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।